Hello, my dear students. How are you? Welcome to my channel. I am your host Vishal Bhatia, and today we are going to discuss the second shift paper for the date that is 23rd Jan 2025. सर, ये जो सीरीज हमने चला रखी है यहाँ पे आपके लिए जेई के सॉल्यूशन की, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 3 वीडियोस में ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर भी आपको दिखेगा कि पिछला पैटर्न जो है वो जेई का कैसे रिपीट हुआ है। तो जो बच्चे आने वाले टाइम पे जेई का पेपर देंगे, जिनकी डेट 28 29 लेट डिले वाली डेट है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि आप इस वीडियो की मदद से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये देख के कि किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जो है, किन टॉपिक के ऊपर सवाल जो है वो कंटिन्यू पूछ रहा है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका होस्ट विशाल भाटिया। मैं बाय प्रोफेशन जो है शांति एशियाटिक स्कूल जयपुर के अंदर जेई डिवीजन में टीचर हूँ। तो ये अपना वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन आया था जेई में, प्योर एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है सर। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। अल्फा एक्स एंड बीटा शीटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने बोला सर ये स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी होता है, हमें पढ़ाया जाता है जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो यहाँ पे बना लेता है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सर ये क्वेश्चन आया है आपके पास पीएच के ऊपर इक्विलिब्रियम से। तो आपने बोला सर यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है पीएच ऑफ वाटर इज 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे बताया सर वाटर को जब मैं तोड़ता हूँ तो H प्लस और OH माइनस मिलता है। इसकी पीएच क्या होती है सर? 10⁻⁻7। तो इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है। तो आपने बोला सर मेरे पास पीएच जो है वो फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो सर आपने बोला वाटर को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। तो मेरी जो एंथैल्पी है डेल्टा H है वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। अब आपने बोला सर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि आपने बोला पीएच ऑफ वाटर एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच ऑफ वाटर एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है सर? आपने यहाँ पे टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को आपने यहाँ पे राइज कर दिया, क्योंकि प्रोसेस मेरा एंडोथर्मिक था। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा जो है डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर पानी जल्दी टूटेगा डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने बोला सर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, सर ये भी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज होती है तो फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी। तो मुझे बताओ अगर ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल मेरी पीएच क्या हो जाएगी सर? तो आपने बोला अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल पीएच डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने बोला सर यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया बी, डिक्रीज। क्लियर है? आओ आगे चलते हैं। सर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 14 इज। अब देखो इस सवाल को बहुत तरीके से पूछ सकता है जेई में, ये पीवाईक्यू का सवाल है और प्योर आपने बोला सर एनसीईआरटी डेटाबेस क्वेश्चन है। कल भी हमने देखा था तलड़ कंपाउंड का डेटाबेस एनसीईआरटी से सवाल पूछा था, और ये देखिए इस सीरीज में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने देखा था डेटाबेस का सवाल था, और आपने इवनिंग शिफ्ट में भी देखा डेटाबेस का सवाल है। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हो सर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। इन एटॉमिक नंबर को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये सर मेरे पास 14th ग्रुप की बात कर रहा है, कार्बन फैमिली है। तो आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास जो इसका ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्योंकि जब आप डेटा पढ़ोगे तो आपने बोला सर टिन का जो है सबसे कम आता है, मेरे पास डेटा जो है वहां पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो टिन मतलब आपने बोला सर कौन सा एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो? आपने बोला टिन मतलब सर एटॉमिक नंबर 50 की बात कर रहे हो। तो सर ये जो एक डेटा है ये हम आपको पढ़ाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डेटा में ये जो ऑर्डर है ये 14th ग्रुप के अंदर ही फॉलो होता है, पी ब्लॉक के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है।
तो अगर मैं आपको बोलूँ इस सवाल के अंदर, अगर आप मुझसे पूछते हो कि लेवल, तो सर आपने बोला प्योर जो है मेरे पास लेवल जो है वो कैसा है सर, ये डेटाबेस क्वेश्चन है। ये देखिए सर, बहुत ही इजी सवाल पूछ लिया उसने, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में उसने इस तरह के ग्राफ बहुत बार पूछे हुए हैं सर। तो आपने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे पता है सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेरा जो ग्राफ है वो किसके बीच में बनता है सर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। अगर आप पूछा आपने मेरे से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो कैसे निकालूंगा सर, रेट जो है वो मेरे पास ये हो जाती है सर यहाँ पे। तो आपने बोला सर रेट जो है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और आपने बोला सर यहाँ पे जब मैं इसी वैल्यू निकालता हूँ, तो आपने बोला इसी वैल्यू मेरे पास आती है, जो रेट आती है वो मेरे पास प्रोपोर्शनल आती है 1/T के। तो आपने बोला सर टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरे पास जो रेट है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो आपने बोला सर ये मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरे पास ग्राफ हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। बोलो क्लियर है क्या? तो सर बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर देखिए, प्योर जो है मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है आपके पास। क्लासेस में हमने आपको कितनी बार कराया है, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है एलआर का। तो एलआर हम आपको पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, देखिए क्या कह रहा है, 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 128 ग्राम ऑफ O2। आपने बोला सर इसकी रिएक्शन जो है वो मुझे पता है, जब मैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराता हूँ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा उसकी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन जो है वो हमें आती है। अगर मैं इसी बैलेंस रिएक्शन लिखता हूँ आपके पास, तो आपने बोला सर इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी 4Al प्लस 3O2 विल गिव मी Al2O3। ये 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है सर यहाँ पे। तो वो आपसे कह रहा है 81 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 128 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो आपने बोला अगर मैं सर यहाँ पे इसके मोल निकालता, क्योंकि मेरे पास देखो 1 मोल की क्वांटिटी तो सवाल में दे रखी है। हम आपको पढ़ाते हैं एलआर कब यूज में आता है सर, जब एक तो स्टाइकोमेट्री दे रखी हो और एक उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी हो। तो इंफॉर्मेशन दे दी उसने आपको एल्यूमिनियम की। अब अगर मैं यहाँ पे मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालता हूँ तो बताओ क्या आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपने बोला सर एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 होता है। तो आपने बोला लगभग ये वैल्यू कितनी आ रही है सर, देखो ये आ रहा है एल्यूमिनियम की मोल 3। अगर मैं एल्यूमिनियम मोल मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितने आएंगे सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आपने बोला सर इसकी बात करूं तो ये कितना दिख रहा है मुझे, 32 फोर्जा। तो आपने बोला सर ये क्या है, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आता है। अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना है इसका एलआर। तो एलआर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं सर, स्टाइकोमेट्री तो जो है वो मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मोल से। तो स्टाइकोमेट्री तो इसको मोल से डिवाइड कर दूंगा, तो देखो एल्यूमिनियम के मोल 3 है डिवाइड बाय इसकी स्टाइकोमेट्री, ऑक्सीजन के मोल जो है वो 4 है डिवाइड बाय इसकी स्टाइकोमेट्री। तो आपने बोला सर दोनों में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास जो है ये वैल्यू बड़ी है। तो मेरा एलआर कौन बना सर, एल्यूमिनियम मेरा जो है वो एलआर हो गया। जैसे ही मुझे पता चला एल्यूमिनियम मेरा एलआर है, तो बनने वाला यहाँ पे Al2O3 किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, एल पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन का तो कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। तो आपने बोला 4 मोल एल के लिए मेरे तो 2 मोल Al2O3 काम में लेने पड़ रहे हैं। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने मोल Al2O3 आएंगे, आपने बोला सर 1/2 मोल आएंगे। देखो प्योर यूनिटरी मेथड है सर। तो आपने बोला यहाँ पे मेरे पास सर 1/मोल मतलब 1 एल्यूमिनियम के लिए 1/2 Al2O3 मेरे पास यूज में आएंगे। तो मेरे को 3 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो 3 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना आएगा सर, 3/2 Al2O3 आएगा। अब आपने बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मास है वो मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास मुझे पता है सर क्या होता है, 27 × 2, 16 × 3, 54 + 48। तो ये वैल्यू आ गई सर लगभग 8 और 4 12, 2 सर 102 होता है। तो आपने बोला ये आ जाए 3/202। तो ये दिया सर 51 टाइम्स।
तो ये कितना आ गया सर? 153 ग्राम। तो आपने बोला सर चेक कर लो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 153 ग्राम विल बी द राइट आंसर। सर प्योर देखिए, आपने बोला मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हम क्लास में आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाते हैं। तो आपने बोला सर प्योर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। अब देखिए सर, ये जो क्वेश्चन आया मेरे पास, आपने बोला ये जो क्वेश्चन है सर प्योर जो है मेरे पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि सर ये जो ब्रॉन्ज है, ये जो ब्रास है, ये तो आप मुझे क्लास 10th में पढ़ा देते हो। तो मैं जानता हूँ ब्रॉन्ज क्या होता है, मैं जानता हूँ ब्रास क्या होता है। तो ब्रॉन्ज क्या होता है सर? ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर है। सर ब्रास जो है वो क्या है सर? कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आपने बोला सर मेरे पास क्या होता है? आयरन है, क्रोमियम है और निकल है। बचा हुआ यूके गोल्ड कॉइन क्या है सर? देखिए ये जनरली बच्चे को नहीं पता होता, तो आपने बोला ये जो बचा हुआ यूके गोल्ड कॉइन है, ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अब आपने बोला सर मुझे तो इसका ऑप्शन पता ही नहीं है, तो मुझे इसका ऑप्शन नहीं पता तो मैं कैसे ऑप्शन दूंगा? तो आप ऑप्शन जो है वो ब्रॉन्ज और ब्रास से ही दे देते। तो ए का सेकंड और मेरे को डी का थर्ड दिख रहा है। तो ए का सेकंड है और डी का थर्ड है। ए का थर्ड है, गलत हो गया। ए का फोर्थ है, गलत हो गया। ए का फर्स्ट है, गलत हो गया। तो आपने बोला सर ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था सर, जो सवाल है वो दो तरीके से सॉल्व करे जाते हैं। या तो आप उसमें अपनी स्मार्टनेस दिखाओ, या फिर आप उसमें अपनी नॉलेज दिखाओ। तो स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है सर। तो देखिए डायरेक्ट मैंने ऑप्शन जो है वो उससे आंसर यहाँ पे दे दिया। दोबारा देखिए सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। हम ये क्वेश्चन जो है आपको क्लासेस में करा देते हैं इस तरीके से, मॉड्यूल में आपको मिल जाएंगे मेरे करवाए हुए मॉड्यूल में। कह रहा है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है, याद करो। कल मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हमने इसी का एक सवाल किया था, जिसमें ये फॉर्मूला यूज में लेके हमने जो है क्या किया था सर, हमने वहां पे डेटा दे रखा था और डायरेक्ट डेल्टा जी निकालना था। तो देखिए मैंने इसलिए आपको बोला सवाल रिपीट होता है। तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में यही सेम फॉर्मूले के ऊपर सवाल आया था, और शाम वाली शिफ्ट में देखिए वही फॉर्मूले के ऊपर उसने कुछ चीजें बदल के पूछ ली। बोल रहा है कौन सा फॉलोइंग इसमें से जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है तो उसको मैं कैसे चेक करूंगा सर? देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव जिस केस में नहीं आ रही, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो आपने बोला जरा चेक करता हूँ सर। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो सर बड़ी वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होगी, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, तो देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कर दिया आपने, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू तो मेरे पास प्लस में आ जाएगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो ये सर मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? सर क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, तो आपने बोला सर मेरे पास इसका और एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है? सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, इतने आसान क्वेश्चन हैं, जिसको आपने बोला सर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। आइए चेक करते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर शेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज एन स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपने बोला सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है सर? 2n स्क्वायर होता है। तो आपने बोला सर मैक्सिमम ऑर्बिटल का फॉर्मूला ये है मेरे पास, तो बिल्कुल सही है सर, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपने बोला सर फॉर डी सबशेल द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन लाइज बिटवीन -L टू +L इंक्लूडिंग जीरो। द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन लाई बिटवीन -L टू +L इंक्लूडिंग जीरो। सर ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, बच्चे बता रहे थे। सर यहाँ पे आया था नंबर ऑफ ओरिएंटेशन लाई बिटवीन जीरो इज 5। ये पूरा क्वेश्चन था सर वहां पे जो दिया हुआ था। तो आपने बोला वो जो है वो 5 था सर, तो 5 आता है या नहीं आता है ये हमें यहाँ पे पता करना है।
तो 5 आता है या नहीं आता? आपने बोला सर देखिए डी के लिए मेरे पास जो होता है एल, फॉर डी जो एल होता है उसकी वैल्यू मेरे पास 2 होती है। तो मेरे पास वहां पे क्या आता है सर, इंक्लूडिंग जीरो है, ये आता है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं? आपने बोला सर 5 ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं। यही पढ़ाते हैं हम आपको। तो ये यहाँ पे इफ 5 दिया हुआ था तो आपने बोला बिल्कुल 5 होता है, तो ये भी ट्रू आ गया सर। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे पास क्या होता है सर, करेक्ट हो गए। सर देखिए ये क्या है, मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, बच्चों को जो याद रह जाता है। बाकी आप जैसे बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे बताएंगे सर कि ये आया था या ये आया था एग्जैक्टली जैसा कि बच्चा बोल रहा है सर वो 5 ही था, 5 आया था, बिल्कुल सही है सर 5 आया था। तो 5 आया था, आपने बोला ऑप्शन ट्रू है। सर ये पीछे लोगो देखो, ये लोगो जो है स्कूल का है, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए, अपने स्कूल वाले बच्चों के लिए जो है जेई में अपियर होते हैं उनके लिए आंसर की मैंने जो है बना के दी थी उनको, और उनको मैंने सॉल्व कराया था क्लास के अंदर। हाँ बिल्कुल क्लास के अंदर सॉल्व करवा दिया था मैंने बच्चों को, हाथों हाथ। क्योंकि क्या है, जो बच्चा आता है, अब जो बच्चा नेक्स्ट टाइम पे पेपर देने वाला है अगली शिफ्ट में, कम से कम उसको तो जो है कुछ चीजें पता चल जाए। हम्म। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है, आओ आगे चलते हैं। सर देखिए ओजोनोलिसिस, पता नहीं ऐसा क्या प्रेम हो गया जेई को ओजोनोलिसिस से इस सेकंड शिफ्ट के अंदर, कि उसने ओजोनोलिसिस का पीछा ही नहीं छोड़ा, वो ओजोनोलिसिस के साथ ही बैठ गया सर। तो देखिए ओजोनोलिसिस हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है ओजोनोलिसिस सर, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखता है वहां पे तोड़ दो। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि वहां पे हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता है तो प्रोडक्ट उस तरीके से प्रोसीड होता है, और अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो प्रोसीड उस तरीके से होता है। तो जरा स्टार बन तो चेक करो। सर बॉन्ड है 1 2 3 4। तो मुझे बताओ यहाँ पे तो हाइड्रोजन है क्या सर? कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन तो देख लो सर, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं सर? इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं। कोई हाइड्रोजन है सर? कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपने बोला सर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पे तोड़ा, ओ और ओ, ये मैंने यहाँ पे तोड़ा, तो जरा इस कार्बन को देख लो एक बार। 1 2 3, इधर एच एच आएगा और इधर भी एच एच आएगा। तो मैंने आपको बोला जहां पे एच आता है सर वहां पे ध्यान रखना पड़ता है मुझे। तो जब आप इसको तोड़ोगे आप, तो सर देखो यहाँ पे तो मेरे पास डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, पर यहाँ पे मेरे पास दिक्कत क्या है सर, ये मेरे पास बनेगा ओ, तो ये बन जाएगा सी एच ओ और ये बन जाएगा सी एच ओ। तो अगर मैं चेक करता हूँ इस तरीके का ऑप्शन, तो आपने बोला इस तरीके का ऑप्शन सर, मुझे तो ये, अच्छा ये इसमें कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया ना, नहीं ये नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। तो आपने बोला ओजोनलिसिस का सवाल है सर, बिल्कुल सिंपल सवाल है, हमें तोड़ना सिखाया हुआ है ओजोनलिसिस में आप कैसे तोड़ते हो। तो डायरेक्ट तोड़ा और मैंने ये सवाल बन गया। बोलो क्लियर है क्या? आओ आगे चलते हैं। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर C4H80। सर एल्डिहाइड और कीटोन के कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें सबसे पहले आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कार्बन+1 माइनस H/2। कितने कार्बन दे रखे हैं? 4+1 -8/2। आपने बोला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो आया है वो कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, तो आपने बोला सर मेरे पास यहाँ पे जो है एक ही डबल बॉन्ड का कंपाउंड है। तो यहाँ पे चेक करो जरा, अब मैं इसीलिए आपके पास एल्डिहाइड बनाता हूँ। तो एल्डिहाइड क्या बनेगा? एक एल्डिहाइड ये बना सकता हूँ। अब मैं इस कार्बन चेन को रिड्यूस कर देता हूँ, अगर मैं इस कार्बन चेन को रिड्यूस करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा। तो कार्बन चेन को रिड्यूस करने के लिए आपने बोला सर ये यहाँ पे ये हटा देता हूँ, और ये यहाँ पे CH3 लगा दिया। और बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या एल्डिहाइड के लिए? सर इससे नीचे तो जाने से रहा, तो दो से अच्छा तो बन जाए एल्डिहाइड के लिए। अब आपने बोला सर कीटोन है, तो कीटोन देखो आपने बोला मेरे पास क्या है सर, कीटोन मेरे पास ये बन जाएगा।
अब आपने बोला कीटोन चाहे ऐसे बनाओ चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, बात एक ही है, ब्यूटेन टू ऑन बनेगा। तो ब्यूटेन टू ऑन बनेगा तो एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो आपने बोला टोटल दो और एक, टोटल से तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो मेरे लिए इसके लिए पॉसिबल है, तो आपने बोला ऑप्शन ये सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सर बहुत ही इजी सवाल है, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा था सर 22 जनवरी वाली शिफ्ट में जो मेरे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा था, 2 रेज टू पावर n होता है। तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए आपने बोला, मैंने उस टाइम भी बोला था आपको कि ध्यान रखना आइसोमर के ऊपर सवाल पूछेगा आगे वो। तो देखो आपसे उसने आइसोमर के ऊपर सवाल पूछा। बस ये आपका लक है कि आइसोमर का सवाल जो है बहुत इजी पूछ लिया सर। यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर को इन्वॉल्व नहीं किया। ये देखिए सर, ये एक रिएक्शन पूछी हुई है, ये रिएक्शन हम आपको बहुत बार पढ़ाते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ ये रिएक्शन जो है, यहाँ पे पहले रिएक्शन को समझा देता हूँ और फिर मैं बता देता हूँ आपको। सर ये रिएक्शन जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, क्योंकि अभी आपको अपना सीबीएसई बोर्ड का पेपर देना है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले आपने बोला क्लोरोबेंजीन को मैं NaOH, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और इसके साथ आपने बोला सर मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो ये मेरे पास डॉस प्रोसेस होता है, याद करो। सर आप वहां पे पढ़ाते हो सर, डॉस प्रोसेस में डायरेक्ट जो है मेरे पास ये बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन से और फिनॉल बनाने की रिएक्शन है सर। जो कि मीडियम चाहे बेसिक ले रहे हो आप, तो आपने बोला सर ये फिनॉल बना दो, या फिर आपने बोला यहाँ पे मेरे पास इससे ज्यादा आप यहाँ पे Na लगा दो, ये लो, तो ये सोडियम प्लस लगा दो। अब देखो ये क्या है, तुम्हारी एनसीईआरटी में स्पेशल केस लिखा हुआ है, आप पढ़ना उसमें। स्पेशल केस है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स, ऐसी एनसीईआरटी में हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। और किससे थ्रू ऑक्सीडेशन कर रहा है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से कर रहा है। तो आपने बोला सर वो रिएक्शन वहां पे क्या बनाता है सर, ये यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे बेंजीक्विनोन बना देता है। क्या बना देता है? बेंजीक्विनोन। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई रिएक्शन है। तो सर मिल गया मुझे प्रोडक्ट, क्या मिलेगा सर? ये रहा, एक तो फिनॉल बन जाएगा और साथ में मेरे पास बेंजीक्विनोन बन जाएगा। तो देखो सर बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है। मैंने आपको पहले भी कहा था 22 जनवरी का जब मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया था कि ये जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी पूछ रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी को आप रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी को आप जो है पूरा रिवाइज करते जाना। वापिस से वही बोलूंगा मैं आपको, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी किताब है, पावरफुल किताब है, अपने आप में उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है। उसी का वो यूटिलाइजेशन यहाँ पे आपको जेई के पेपर में कर रहा है। मुझे पर्सनली कोई पूछे तो सर मुझे जो है सेकंड शिफ्ट वाला पेपर 23 जनवरी का बहुत ही सिंपल पेपर लगा सर, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे थे बच्चों से वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही कॉन्सेप्शनल, बहुत ही थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। तो बच्चों ने वहां पे टाइम बहुत ही ज्यादा अपना जो है बचाया है, यूटिलाइज किया है, और बच्चों ने वो टाइम को मैथमेटिक्स में और फिजिक्स सॉल्व करने में दिया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात थी कि ये क्वेश्चन जो है वो आया। और कुछ बच्चे बोले थे सर कि हमने आपका वीडियो ऑलरेडी देख लिया था, हमें कुछ टॉपिक्स थे जो हमें आइडिया लग गया था कि इन टॉपिक से वो सवाल पूछ रहा है। तो हमने उसको एंड मोमेंट में जब रिवाइज किया तो हमारे को उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि उस टॉपिक के सवाल मुझे वहां पे मिल रहे थे। अब देखो ये यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स है D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे केवल और केवल सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और वहां से D4 कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो मैं डायरेक्ट इसको टिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सर आप बोलते हो निकाल लूंगा। Mn के ऊपर +3 आएगी यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो। Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है सर Ardhan 4s2 3d5। तो आपने बोला सर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये लो, दो यहां से गए एक यहां से गया, तो बताओ Mn+3 में क्या बचेगा सर? ये लो सर, ये बचेगा 3d4। अब बताओ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से हार्ड लग रहा है? कहीं से भी हार्ड नहीं है सर, ये क्वेश्चन हर एंगल से इजी है। बोलो क्लियर है क्या? देखो सर ये सवाल पूछ लिया उसने आपसे, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या पूछ रहा है? द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सोल्वोलिसिस
फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब आपने बोला सर बच्चों को समझ ही नहीं आया कि सॉल्वोलिसिस क्या होता है। तो याद करो, जब हम आपको SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, तो वहां पे हम आपको बताते हैं कि सर ये SN1 रिएक्शन की रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? SN1 रिएक्शन की रेट पूछ रहा है। तो SN1 रिएक्शन करने के लिए आप क्या करोगे सर? आपने बोला SN1 रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे मैं इन सारे Br- बी ब्रोमीन को यहाँ पे हटा दूंगा, और सारे के सारे ब्रोमीन हटा के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सर? कार्बोकेटायन फॉर्म कर लूंगा। तो आपने बोला सर स्टेबिलिटी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी? तो आपने बोला, आपने मुझे पढ़ाया था स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्ट होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बराबर। तो आपने बोला जरा हटाओ, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आया, इसको हटाओगे। ये पॉजिटिव आया, इसको हटाओगे। ये पॉजिटिव आया, इसको हटाओगे। ये पॉजिटिव आया। अब जरा चेक करो सबसे ज्यादा आपको कौन दिख रहा है इसमें। तो आपको बोला सबसे ज्यादा दिख रहा है सर, देखो यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन रिंग के कंपाउंड है, ये कॉन्जुगेशन दिखाएगा। और ये बेंजीन रिंग का कंपाउंड है तो ये कॉन्जुगेशन दिखाएगा। तो आपने बोला सर इस तरफ दो कॉन्जुगेशन, इस तरफ एक कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा तो मेरे पास सर सी हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास बी हो जाएगा। तो देखो सी हो जाएगा और बी हो जाएगा, तो तुमने बोला सी और बी। तो ये सी डी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। बोलो आगे जाने की जरूरत है क्या? सर वापस से वही स्मार्ट बेस्ड सवाल है। और आपने बोला उसके बाद देखना चाहता हूं, तो आप चेक कर लो सर। उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पे आपने बोला सर देखो यहाँ पे ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा सर। तो ये AD, ये लो। ये डायरेक्ट सर आंसर आ जाए मेरे पास, क्योंकि आपने बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर लिख दिया, वो रिलेटिव ऑर्डर हो गया सॉल्वो लिसिस था। बोलो क्लियर है क्या? तो ये जो सॉल्वोलिसिस वर्ड था, ये SN1 रिएक्शन के दौरान हम आपको पढ़ाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सर ये सवाल पूछा था आपसे, कंसिडर द E0 वैल्यूज ऑफ द गिवन हाफ सेल। देखो ये E0 वैल्यू दे रखी है आपको। क्या पूछा आपसे? द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G0। वापिस से रिपीटेड क्वेश्चन है। जो सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस सेम फॉर्मूले के ऊपर रिपीटेड सवाल पूछ लिया सर। बोल रहा है कि सबसे ज्यादा वैल्यू डेल्टा G0 नेगेटिव किसके लिए होगी? तो आपने बोला डेल्टा G0 का वैल्यू का फॉर्मूला जानता हूं मैं। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर, जिसके लिए E0 सेल सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए E0 सेल सबसे ज्यादा होगा, उसके लिए मेरा डेल्टा G0 सर सबसे कम होगा, लो होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना सर, यहाँ पे मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालूंगा, तो आपने बोला वैल्यूज निकालने के लिए सर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा इनकी। जरा देखो चेक करो आप। ZN से कॉपर +2 दे रखा है। ZN+2 से ZN की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे ZN से ZN+2, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन लिख रहे हो, सामने वैल्यू रिडक्शन की दे रखी है। कोई नहीं सर, इसको पॉजिटिव में लिख दो। माइनस कॉपर+2 से कॉपर की वैल्यू 0.34 दे रखी है, ये लो सर। Mg+2 से Mg, तो ये वैल्यू दे रखी है, तो सर इसको मैं क्या रख देता हूँ। और ये Ag+ से Ag दे रखी है, तो तुमने बोला सर ये मैं लिख देता हूँ 0.8 माइनस, और माइनस है 2.36। ठीक है, ये आपने तो दर्ज लिख दिया क्या आएगा? अच्छा, 0.34 माइनस 0.76। ये लो सर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने बोला अगर मैं इसमें वैल्यूज को चेक करूंगा, अगर मैं, आपने बोला इसमें वैल्यूज को चेक करूंगा, सारी वैल्यूज डाल के देखूंगा, तो सबसे ज्यादा E0 सेल के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर इसके लिए। आप चेक कर लेना, सबसे ज्यादा E0 सेल की वैल्यू जो आएगी वो किसके लिए आएगी सर? बी वाले ऑप्शन के लिए आएगी। तो यही मेरा डेल्टा G0 जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव शो करेगा। सर ये देखिए, ये एक सवाल जो है जिसको हम पढ़ाते वक्त बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ भी नहीं है सर, ये है मेरे पास यहाँ पे। आपने बोला ऑक्सीडेशन ओजोनलिसिस, इसको हम स्पेशल पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं बैक ओजोनलिसिस। मतलब आपने बोला सर ये प्रोडक्ट की ओजोनलिसिस करा के, एक रिएक्टेंट की ओजोनलिसिस करा के हम प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो यहाँ पे आपने क्या है, मुझे प्रोडक्ट दे दिया, और आप मेरे से पूछ रहे हो उस प्रोडक्ट तो बताओ कि वो किस तरह ओजोन लिसिस करके बना होगा। और जो यहाँ पे कंपाउंड एक्स है जिसके लिए आप बात कर रहे हो, उसने 2 मोल हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया है। तो जब 2 मोल हाइड्रोजन यूटिलाइज किया है, तो याद करो आपने बोला सर जेई में वापस से 22 जनवरी वाले शिफ्ट में ये सवाल पूछा हुआ है उसने। तो आपने बोला 2 मोल हाइड्रोजन तो उसने यूटिलाइज किया है, बताओ 2 मोल हाइड्रोजन यूटिलाइज करने के लिए आपने बोला सर क्या होगा। जब मैं एक बॉन्ड तोड़ता हूँ तो वो 1 मोल हाइड्रोजन यूटिलाइज करता है, जब मैं दूसरा बॉन्ड तोड़ता हूँ तो वो 1 मोल हाइड्रोजन यूटिलाइज करता है। या तो ये केस है, या फिर आपने बोला सर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको तोड़ने पे 1 मोल दिया और इसको तोड़ने पे 1 मोल दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में सॉल्व करवा रखा है 22 जनवरी वाले पेपर के लिए। आपने बोला था इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए जो भी मेरे पास कंपाउंड होते हैं, सिमिलर कंपाउंड, उनको मैं चाहे एक साथ यहाँ पे बनाता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। देखो बना के दिखाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है सर, ये कंपाउंड दे रखा है। ये बैक ओजोनलिसिस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखो ये यहाँ पे कीटोन है, तो ये जो कीटोन है इस कीटोन को कीटोन के सामने बना दो सर, ये लो। और सर ये यहाँ पे जो है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने बना दो, ये लो। अब इसे एक चीज का ध्यान रखना सर, आपने बोला अब क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना। आपने बोला ये जब बना होगा तो ये इस कार्बन के बीच में मेरे पास क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा। और ये जब बना होगा तो चेक करो सर, यहाँ पे ये ओ एच आ रहा है। तो ये ओ एच आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, ये ओ एच आ रहा है, इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन होगा। क्या था इसके पास, सर इसके पास हाइड्रोजन था। तो उस हाइड्रोजन के कारण सर यहाँ पे क्या हुआ, उस हाइड्रोजन के कारण आपने बोला यहाँ पे सर मेरे पास CH3 लग जाएगा। तो आपने बोला जरा चेक करो, ओजोलिसिस के अंदर हम आपको पढ़ाते हैं। तो देखो जरा कंपाउंड क्या बना मेरे पास कंपाउंड बन गया। अब मैं बनाता हूँ तो CH3, या ये डबल बॉन्ड ओ हटा दिया आपने, CH3 C, आगे चलो CH2 C। अब ये सर H है, क्योंकि O और H के बीच में, मतलब जब ओजोलिसिस कराते हैं तो C और H के बीच में O आ जाता है, तो ये CH है। आगे चलो, डबल बॉन्ड, सर वो आया C। अभी OH है तो C और H के बीच में O घुस जाता है, तो ये तो H हो गया। और ये आया सर सामने की तरफ CH3। बोलो ये जो मैंने बनाया है ये समझ में आया क्या आपको सर, ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना के दिखा दिया मैंने आपको, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं रखा मैंने आपके लिए। इसको बैक ओजोनलिसिस बोलते हैं। कि आपने बोला सर मैंने एक्स का ओजोनलिसिस कराया और वाई बना, तो क्लास में 90% सवाल आप हमारे को ये बताते हो कि एक्स दे रखा है और वाई निकालना है। पर क्योंकि हम आपको 10% सवाल ये भी कराते हैं, मैंने तो मॉड्यूल में करा रखे हैं आपको, कि वाई दे रखा है और वो पूछ रहा है कि जब मैंने ओजोलिसिस कराया होगा वाई बना, तो बताओ एक्स क्या था। इसी को हम बैक ओजोलिसिस बोलते हैं। तो तुमने बोला वो मुझसे क्या पूछ रहा है सर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है एक्स के अंदर, आ जाओ गिन लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तो आओ गिनते हैं कितने हैं। देखो 3 सिग्मा यहाँ दिख रहा है और ये सिग्मा, 3 सिग्मा यहाँ दिख रहा है और ये सिग्मा। सर ये सिग्मा और 3 सिग्मा इसके अंदर, ये सिग्मा, इधर आओ, सिग्मा, 2 सिग्मा, फिर 2 सिग्मा, फिर से इसके अंदर आ गया सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये 3 सिग्मा। लो गिन लो अब कितने हो गए, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 3 27। तो सर टोटल जो आएंगे मेरे पास वो कितने आ जाएंगे, 27। तो देखो सर आपने बोला ये 27 आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या। ये जो क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आप बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये बैक ओजोनलिसिस का सवाल पूछ लिया उसने। जो ओजोनलिसिस है हम आपको जो है बैक ओजोनलिसिस से सवाल करवाते हैं और बताते भी हैं लिखवाते भी हैं वहां पे, ये इंपॉर्टेंट है।
ये देखो, ये इस तरह के सवाल बोर्ड में नहीं पूछता आपसे, क्योंकि बोर्ड एनसीईआरटी इस तरह के सवाल आपको वहां पे नहीं देती। इसलिए हम बच्चे को जो है ये मेंस के लिए पढ़ाते हैं और एडवांस के लिए पढ़ाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है। अगर आपने पीवाईक्यू देखा होता तो पीवाईक्यू में ओजोलिसिस बैथ ओजोलिसिस सवाल वो आपसे पूछता है। बोलो क्लियर है क्या? देखो सर, ये सवाल आया था मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री से, और एक अच्छा सवाल मानता हूं मैं इसको। ठीक है। तो वो मुझसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, ये सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल है और फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है। और जो है आपने बोला सर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, फॉर्मूलेज वही होते हैं, पैटर्न वही होता है, उनको वो तोड़ मरोड़ के मेरे सामने पेश कर देता है, जिसको मुझे वहां पे समझना पड़ता है। आओ समझते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं ऐड करता हूँ वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है बाय 10 mm ऑफ Hg। तो आपने बोला था ये पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है आपका क्या, जब मैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो मेरा प्रेशर डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है सर? तो आपने पढ़ाया हुआ है वो, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये होता है सर मेरे पास। तो वो आपसे क्या कह रहा है जरा पढ़ो। जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो ऐड किया वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो मेरा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया 10 mm ऑफ Hg। इसका मतलब बताओ 10 mm ऑफ Hg आपने मुझे क्या दे रखा है? क्या ये 10 mm ऑफ Hg है क्या सर? बोलो क्लियर है क्या? भाई इतना प्रेशर गिर गया। तो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। तो सर इसकी वैल्यू आपने मुझे क्या दे दी? 0.2 है। तो यहां से मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर आ जाएगा, जरा चेक करो। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या आ जाए मेरे पास? तो ये आ जाए सर, P1 आ जाएगा 10/2.2, क्या आ जाए 50 mm ऑफ Hg। ये P1 नॉट था, प्योर था है सर। बोलो क्लियर है क्या? प्योर था है। अब यहां तक का ये जो सवाल है ये आपने सॉल्व किया। अब वो आपसे जो आगे कंडीशन कह रहा है, अब मैं उसकी बात करता हूं आपसे। बोल रहा है इफ सेकंड सॉल्यूट बी इज एडेड टू सेम सॉल्यूशन, सॉल्यूट बी इज एडेड टू सेम सॉल्यूशन, ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ ये जो P1 नॉट है ये किसके लिए है? क्या ये P1 नॉट, क्या ये प्योर सॉल्वेंट का है क्या? ये तो प्योर सॉल्वेंट का है। तो सर सॉल्यूशन का क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट का पहले 50 था, तो आपने बोला सॉल्यूट को डालने की वजह से 10 हो गया, तो 10 गिर गया, तो मेरे पास बताओ जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का मेरे पास प्रेशर कितना बचा होगा सर? तो 40 mm ऑफ Hg सॉल्यूशन का है, क्योंकि 50 तो प्योर का था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से 10 गिर गया, तो मतलब कितना बचा पीछे? 40 बचा। तो मैं ये 40 वाला ताम में लूंगा, ये ध्यान रखना आप। ये गलती मत कर देना, ये 50 वाला ताम में मत लेना, क्योंकि ये प्योर था है यहाँ पे। कहाँ पे ताम में लोगे? आओ देखते हैं। जो सेकंड सॉल्यूट मैंने बी लिया उसको मैंने ऐड किया सेम सॉल्यूशन के अंदर, तो अब वो इसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना इस सॉल्यूशन में ऐड किया है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया 20 mm ऑफ Hg। तो 20 mm ऑफ Hg डिवाइड मतलब डिक्रीज हो गया, तो तुमने बोला अब क्या दे रखा है सर? डेल्टा पी। एक मिनट में इसलिए कलर चेंज कर देता हूँ। सॉल्यूशन 2 के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये लो, सॉल्यूशन 2 की बात कर रहे हो आप, ये सॉल्यूशन 1 की बात करी आपने। तो सॉल्यूशन 2 में कह रहा है अब मैंने जो है सर, मैंने दूसरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने वापस से जो है सॉल्यूट ऐड किया। तो कितना सॉल्यूट ऐड किया? तो मैंने यहाँ पे आपने बोला सर ये एक सॉल्यूट होता है, तो ये कितना आपने ऐड किया कि मेरे पास उस सॉल्यूट को डालने से जो आपके पास सॉल्यूशन का प्रेशर था वो 20 mm ऑफ Hg कम हो गया सर। तो 20 mm ऑफ Hg कम हो गया, तो आपने बोला सर ये मेरे पास आएगा डेल्टा पी अपॉन पी सॉल्यूशन। तो बताओ डेल्टा पी आपने मुझे क्या दे रखा है सर? डेल्टा पी आपने मुझे दे रखा है 20 mm ऑफ Hg कम हो गया। और आपने बोला सर ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था 40। तो ये आ गया मेरे पास एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपने बोला ये काटा तो ये हाफ, तो ये आ गया एक्स ऑफ सॉल्यूट 0.5। बोलो क्लियर है क्या? ये देखो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया।
बोलो क्लियर है क्या सर? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, आपने बोला सर ये फॉर्मूला आपने मुझे वहां पे पढ़ाया हुआ है कि क्या फॉर्मूला है सर? P - P1 अपॉन, मतलब कर लीजिए, P1 माइनस पी अपॉन में P1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद करो सर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये पढ़ाया हुआ है आपने मुझे सर, तो वहां से आपने मुझसे सवाल पूछा, देखो। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है, आवाज ही चलते हैं। सर ये सवाल पूछ रहा है, देखो, और इसका जवाब जो है मैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस ऑप्शन से निकाल सकता था। क्यों निकाल सकता था? देखो सर, ए क्या है जिसको मैं HNO3 में डालूं, लेड नाइट्रेट बन जाए। तो देखो ए जो है वो यहाँ पे आपने बोला सर मेरे पास लेड क्लोराइड भी हो सकता है, लेड सल्फेट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। तो HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे वो लेड नाइट्रेट प्रोवाइड करा देंगे। तो आपने बोला ये दो हो सकते हैं, तो इस ए के लिए ये दो ऑप्शन मेरे पास पॉसिबल है। पर जरा आगे चलो। अब ये लेड नाइट्रेट आपने लिया, तो लेड नाइट्रेट तो जब आप सल्फेट हाइड्रो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपने बोला क्या बनेगा सर? तो आपने बोला पीछे मेरे पास बन जाएगा सर PbSO4। अब बताओ PbSO4 बनेगा, तो PbSO4 बनेगा, तो तुमने बोला देखो PbSO4 कहाँ बन रहा है। अब अगर आप चेक करोगे तो आपने बोला देखो यहीं से, केवल यहीं से मेरे पास जो है ऑप्शन यह निकल के आ जाता। तो देखो PbSO4 केवल और केवल सर यहाँ पे दे रखा है आपने, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो आपने बोला सर देखो, इसलिए मैंने आपको बोला था दोनों ऑप्शन हो सकते थे, तो पर पहला वाला ऑप्शन जो है ए जो है वो PbCl2 होता, बी PbSO4 होता, और जब आप इसको K2CrO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो लेड क्रोमेट बन जाएगा। ये लो, ये यहां से आंसर आ गया। स्मार्ट वर्क, क्या करना है सर? स्मार्ट वर्क करना है। ऑप्शन देख के मुझे दिख रहा है कि मेरा आंसर आएगा, तो मुझे ऑप्शन देख के आंसर देना है सर। बोलो क्लियर है क्या? अब आगे चलते हैं। सर देखो, एक सवाल पूछ लिया उसने आपसे, ये सवाल वापस से हाइड्रोकार्बन से आ गया सर। हाइड्रोकार्बन के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, तो ये उस एम्पेरिकल फॉर्मूला का आपसे सवाल पूछ रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, जरा पढ़ो। 0.1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है आपका। सर वो 1.76 ग्राम CO2 देता है, 0.9 ग्राम वाटर देता है ऑन कंप्लीट कंबशन, पूरा जला दिया मैंने उसको। फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सर देखो ये फॉर्मूले, ये जो क्वेश्चन है आपको हम एम्पेरिकल फॉर्मूले में बहुत सारे कराते हैं। वहां पे आपने बोला परसेंटेज में सवाल दिया हुआ होता है, मुझे परसेंटेज दे देते हो आप उनकी, आप उनका वेट दे देते हो, आप मुझे उनका बहुत सारे डेटा देते हैं। हमें उनका जो है मोल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मोल निकालना होता है। आओ जरा चेक करते हैं क्या क्या डेटा दे रखा है, देखो यहाँ पे। सर 176, तो आपने बोला वेट ऑफ CO2 लिख देता हूँ, कितना दे रखा है? 1.76 ग्राम। ये पानी का वजन कितना दे रखा है सर? 0.9 ग्राम ऑन कंप्लीट कंबशन। तो तुमने बोला सर यहाँ पे क्या करूँ, देखो, तो 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, तो तुमने बोला सर सबसे पहले मोल निकाल लो। 1.76 डिवाइड बाय 44, और आपने बोला पानी का वजन निकालूंगा तो 0.9 डिवाइड बाय 18। ये लो सर, तो आपने बोला यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, जरा चेक करो कितनी आ रही है। तो 920, 1/20, 1/20 का मतलब हो गया सर 0.1/20। हाँ, 1/20 सर, थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है, क्योंकि वीडियो बनाया जा रहा है। अच्छा, ये आपको एक बात बताते हैं, आप घबराते हो मेहनत करने से, है ना? मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। सर वीडियो बन रहा है, आपके लिए सॉल्यूशन रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है सुबह के 3:30। बिल्कुल सर, क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 3:30 बज रहे हैं। अरे सर आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, देखो झूठ नहीं बोलता मैं। ये देखो सर, क्या टाइम हो रहा है, चेक करो।
नहीं दिखा? मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्या टाइम हो रहा है। सर संडे है, सुबह के 3 बज के, और मेरे पास यहाँ पे 35 मिनट हो रहे हैं। पर फिर भी आप पहले सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। बच्चों के लिए मेहनत करना जो है हमारा जो है फर्ज है, तो हम मेहनत करेंगे। तो ये 0.05 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? इसी तरीके से सब मोल निकाल लो सर। तो आप इस सब मोल जब निकालोगे तो मैंने इसका कैलकुलेशन कर रखा है आपके लिए। तो सर ये मेरे पास यहाँ पे मोल निकल के आएगा इसका। कहाँ गया कैलकुलेशन? ये रहा सर, ये आएगा 0.04। आप इसको निकाल लेना सर। बोलो क्लियर है क्या ये? अब आपने बड़ा साफ साफ दिख रहा है, देखो 1 मोल CO2 में कितने कार्बन होते हैं? साफ साफ दिख रहा है 1 मोल कार्बन है। तो मुझे बताओ 0.04 मोल CO2 में कितना कार्बन होगा? आपने बोला सर 0.04 मोल कार्बन होगा। बोलो क्लियर है क्या? आपने बोला 1 मोल पानी में कितने हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन है। तो 0.05 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन आएंगे सर? 2 इंटू 0.05 मोल H2 आएंगे। तो ये आपने बोला कितना हो जाएगा सर? अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। और ये मेरे पास सर हो जाएगा 0.04 मोल। तुम्हें किसके अंदर निकालना है? 0.01 मोल के अंदर निकालना है। लो कर दो डिवाइड। 0.01, ये यहाँ से कार्बन मिल जाएगा, डिवाइड बाय 0.01, यहाँ से हाइड्रोजन मिल जाएगा। क्योंकि 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पूछ रहा है ना वो आपसे, तो 0.01 ऑर्गेनिक मोल कंपाउंड के अंदर पूछा है, तो आपने बोला ये आएगा सर। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 आ गया, ये इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 आ गया। लो C4 है और H10 है। ये लो ये रहा ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर इजी सवाल है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो हार्ड हो। आओ आगे चलते हैं। सर ये कह रहा है यहाँ पे, ये देखो, अब बताओ आप। ऐसा पता नहीं क्या उसको डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन से प्रेम हो गया कि वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाह। हर सीरीज में, हर सेक्शन में, हर शिफ्ट में आपको डाई एजोटाइजेशन दिख जाएगा। तो आपने बोला था ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या होगा सर, आओ मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। ये OET दे रखा है सर, ये एनिलीन है। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराऊंगा तो आपने बोला सर ये जो आपने डाल रखा है यहाँ पे क्या बन जाएगा सर मेरे पास? ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा नीचे। बोलो क्लियर है क्या? आगे चलो। इसमें आपने डाला OH, तो सर होगा क्या? आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, है ना? कपलिंग, कपल रिएक्शन है ना ये, तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। तो पीछे क्या बनेगा? जब इसका अटैक कराओगे इसके ऊपर तो पीछे कपलिंग रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा CH2 N डबल बॉन्ड N। ये लो सर, ये बन गया मेरे पास। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है आपसे वो। तो आपने बोला आगे चलता हूँ, आगे वो मुझसे कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दो NaOH बेसिक मीडियम में CH3CH2Br। बताओ क्या होगा यहाँ पे? देखो ये यहाँ पे क्या है मेरे पास? सर ये जो है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी क्या? तो आपने बोला सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो मेरे पास ये जो CH3CH2 है
वो इस एच पे अटैच करेगा और वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये इथाइल बन जाएगा। तो आपने बोला ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे सी बन गया। ये लो, ये हटाया मैंने, और ये मेरे पास जो है ये बन गया सी। ये है वो सी। पूछ रहा है नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन सी इज। तो नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पूछ रहा है सर, आंसर आपको देना है। तो देखो ये तो बेंजीन रिंग है, sp2 होगी। ये भी बेंजीन रिंग है, sp2 होगा। तो नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख कितने रहे हैं सर? तो देखो एक ये कार्बन होगा, एक ये कार्बन होगा, एक यहाँ पे कार्बन होगा, एक यहाँ पे कार्बन होगा। इसके अलावा और कोई भी कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, बताओ, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो? तो आपने बड़ा सा आंसर क्या था, इंटीजर टाइप में आंसर देना था, तो 4sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। देखो रिएक्शंस और देने की वही पूछ रहा है, वही डाइएजोटाइजेशन वही प्रोसेस पूछ रहा है। जो एंड में पूछ लेता है वो घुमा फिरा के पूछ लेता है आपसे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज बताओ, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका मोलर मास बताओ। आपने ऐसे ही शिफ्ट में हमने जो है सवाल देखे हैं, वो पूछ रहा है जो आपसे। बोलो क्लियर है क्या? आओ। ये देखो सर, जो मैं आपसे कह रहा था, पता नहीं ऐसा कौन सा प्रेम है ओजोनलिसिस से जो उसके पीछे पड़ गया। अब ये मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा उसने, और वो बोला है इसका प्रॉपर आंसर बताओ। तो देखो इसका आंसर बताने के लिए आपने बोला सबके ओजोनलिसिस करा दो। तो देखो यहाँ पे जरा चेक करो। आपने बोला सर कोई हाइड्रोजन है क्या, एक दो तीन। हाँ सर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, ये रहा। यहाँ चेक करो, एक दो तीन चार। सर देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पे एच नहीं है। यहाँ चेक करो, एक दो तीन, सर एक एच है, एक दो तीन, एक एच है। तो अब आपने बोला जरा तोड़ो। तोड़ना आपने मुझे ऑलरेडी सिखा दिया, कैसे तोड़ोगे? ये लो, और ये। अब देखो उधर हाइड्रोजन है, तो उधर हाइड्रोजन है तो वहां क्या बनेगा सर, वहां पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इधर आओ, इधर हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या बनेगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर हाइड्रोजन है तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ए का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट वाला ही दिख रहा है मुझे तो ये आपने बोला तोड़ूंगा, तो ए का फर्स्ट बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ जरा, वन टू थ्री। हाँ सर, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। इधर आओ, वन टू थ्री फोर। सर इधर हाइड्रोजन नहीं है। इधर आओ, वन टू, एक दो तीन चार। इधर भी हाइड्रोजन नहीं है। अब इधर भी हाइड्रोजन नहीं है तो तुमने बोला तोड़ूंगा, तो यहाँ पे बनेगा कीटोन, यहाँ पे बनेगा कीटोन, यहाँ पे तोड़ूंगा तो यहाँ बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे भी जो है मेरे पास। तो आपने बोला था तोड़ो, ये कीटोन बनाया, ये कीटोन बनाया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो ऐसा कहीं दिख रहा है जो आपको बनता हुआ, ऐसा बनता हुआ तो यही दिख रहा है सर। ए था फर्स्ट है, बी था सेकंड है। ए था फर्स्ट है, बी था सेकंड है। अभी तक तो मुझे जो है इसमें ऑप्शन, अच्छा अब देखो दो में कॉन्ट्रडिक्टरी है ना सर। ए था फर्स्ट, बी था सेकंड, ए था फर्स्ट, बी था सेकंड, इनको तो काट दो। ये तो होने से रहे। चलो इधर आओ फिर। ये डी जरा आसान दिख रहा है, डी तो तोड़ देता हूँ, ये लो तोड़ो इसको। तो सर ना इसके पास हाइड्रोजन है और ना इसके पास हाइड्रोजन है, तो दोनों में ही कीटोन बनेगा। इधर भी कीटोन बनाऊंगा और इधर भी कीटोन बनाऊंगा। तो डी था फोर्थ हो जाएगा सर। अब डी था जब फोर्थ हो जाएगा तो डी था फोर्थ तो यही दिख रहा है सर। ये लो टिक कर दो। अब सर मैं चाहे थोड़ा सा ना, जैसे दिखता है हाँ एक दो ऑप्शन मिल गए, तो फिर मैं चाहे सीधा ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। ये ऑप्शन की तरफ जाता हूँ जल्दी से, अगर ऑप्शन दिख जाए तो मुझे जो है चीजें जल्दी से सिंपल सॉल्व हो जाए। जो मैं उसके अंदर मेहनत करूँ, जो चीज मुझे दिख रही है। बोलो क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर ये मेरे पास जो है सवाल थे जो मैंने आपको पढ़ाए मेमोरी बेस्ड। अब इसके अलावा कुछ सवाल है जो बच्चे बोल रहे थे
कि सर बाद में हमें पता चला कि आया है। और देखो इक्विलिब्रियम का सवाल है जो आया हुआ है। ठीक है, तो वो जो सवाल है वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इक्विलिब्रियम के अंदर आया हुआ सवाल है। तो देखो 20-21 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे। 30 में से कुछ बच्चों हमारे पास जो आते हैं, अब देखो उनको क्या है, भूल जाते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं। आपने बोला सर ये सवाल आया था मेरे पास, बोर्ड था फॉर द रिएक्शन। ये लो, ये रिएक्शन दे रखी है आपको। इसको क्या होगा? ये रिएक्शन दे रखी है। बोल रहा है इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। के भी बताना सर, कैलकुलेट के पी इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर पी। टोटल प्रेशर पी के टर्म्स में आपको ये बताना है सर। तो देखो वैसे तो सवाल में चार ऑप्शन दे रखे थे, पर हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो आपने बोला सर सवाल तो इजी है, इस तरह का सवाल आप कराते हैं क्लास के अंदर हमें, क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिड फेज दे रखा है और गैसियस फेज है। तो तुम्हें पता है प्रेशर में सॉलिड फेज का कोई रोल नहीं होता है ना। प्रेशर के अंदर सॉलिड फेज का कोई रोल नहीं है। ये दे रखा है सर। तो आपने बोला जैसा हम करते हैं शुरू में, इसका इनिशियल, इसका मोल मान लो 1, मान लो ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा सर, ये टूट जाएगा अल्फा, ये कितना बन जाएगा अल्फा, ये कितना बन जाएगा अल्फा/2। बोलो ये क्लियर है क्या? ये तो सर जनरल प्रोसेस है जो हम करते हैं। अब वो मुझसे यहाँ पे क्या कह रहा है सर, वो मुझसे यहाँ पे कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए सर, मुझे यहाँ पे चाहिए केपी की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ पी टोटल, टोटल प्रेशर के टर्म्स में चाहिए। तो याद करो सर, प्रेशर टोटल के टर्म्स में जो है पी निकालने के लिए, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। सर जो भी उसका मोल फ्रैक्शन है उसको पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो आपने बोला इनके मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो सर इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा दिस डिवाइड बाय, ये हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाय 1.5 अल्फा, और ये हो जाएगा 0.5 अल्फा डिवाइड बाय 1.5 अल्फा। ये लो सर, ये मेरे पास इसके क्या आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गए। तो जब मैं इनका पार्शियल प्रेशर निकालूंगा तो पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा जरा चेक करो। तो उसके लिए पहले क्या करता हूँ, ये मोल फ्रैक्शन को एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। देखो अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1/, तो ये 1.5 तो क्या हो जाएगा 3/2। इसको मैं लिख देता हूँ 2/3। और ये यहाँ से अल्फा कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये आ जाए 1/3। तो ये आया सर। अब आपने बोला सर इसमें मैं पी टोटल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2/3 टाइम्स पी आ जाएगा, ये 1/3 टाइम्स पी आ जाएगा। तो लिखो इसका, क्या पूछ रहा था, केपी पूछ रहा है। तो केपी जब निकालोगे तो क्या आएगा सर, देखो ये x2 और y के फॉर्म में टूट जाएगा। अब जब ये x2 और y के फॉर्म में टूट जाएगा तो तुमने बोला क्या आएगा सर यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 की पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 की पावर हाफ। आपने बोला ये आएगा सर। तो अब ये आएगा तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो सर, ये लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 कितना है सर, ये है 2/3 p1, और ये है 1/3 p हाफ। तो देखो p की वैल्यू तो क्या आ रही है सर, p तो आ गया 1 और 1, तो ये तो p तो आ गया 3/2। और ये मेरे पास क्या आ गया सर, 2 की पावर 1, तो 2 डिवाइड बाय, और 3 की पावर 1 भी, और 3 की पावर 3 by 2। तो सर इस तरीके का वहां पे ऑप्शन जो है वो आपको दे रखा था, तो आपने बोला सर ये केपी की वैल्यू आएगी। तो जो ये चार ऑप्शन दे रखे थे उसमें से आपने बोला सर इस तरीके की वैल्यू थी।
बोलो क्लियर है क्या? अब देखो, इसके अलावा कुछ असर्शन रीजन के सवाल थे, है ना, जो बच्चों को पूरा डेटा याद नहीं था प्रॉपर तरीके से। तो वो जो डेटा याद नहीं था, तो वो सवाल जो है अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। आप लोग कमेंट में डाल देना अगर आपको वो सवाल पता हो और किसी का डाउट हो तो। आज बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चों के पास कॉल आए। ये मेरा नंबर दे रखा है मैंने आपको यहाँ पे। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, कुछ भी आता है, देखो हम जब मैं जो है आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, जयपुर के अंदर वैशाली नगर में, ये एड्रेस लिखा हुआ है आपके लिए। मैं मेरी कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। आपको किसी को अगर पढ़ना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्कूल जो है जिसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ वो शांति एशियाटिक है, सीता रोड पे है जयपुर के अंदर। उसमें जेई डिवीजन के अंदर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को तैयारी करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, हम भी करते हैं और बच्चों से भी करवाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सॉल्यूशन है, वो इतना ही है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही वीडियो था। मिलेंगे आपने अगले वीडियो में, इस सीरीज के अंदर जो सीरीज हम चला रहे हैं। और हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर आपके लिए 24 जैन के दोनों सेट 1 और 2। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे।